सलामकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग एंड कल्चर ऑफ कार्प। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्प्स इन एक्वाकल्चर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्प एंड हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ कार्प्स आर एक्चुअली कल्चर्ड इन पाकिस्तान एंड इन अदर कंट्रीज। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. Dear student, carps form the major contribution in aquaculture, and it is about 80 to 90% of total aquaculture production. तीन इंडियन मेजर कार्प्स हैं, दैट इज कैटला, रहू, मैरीगेला, and these major Indian carps contribute bulk of production in country, whereas three other domestic exotic carp. डियर स्टूडेंट, एग्जॉटिक कार्प्स ऐसी कार्प्स हैं जो कि हम बाहर से इंट्रोड्यूस करवाई हैं. दे आर नॉट इंडेमिक इन दैट एरिया. ठीक है, एग्जॉटिक का मतलब होता है जो बाहर से हम किसी और कंट्री से, जहाँ पे उसका ओरिजिन है, वहां से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी और एरिया में. ठीक है, तो एग्जॉटिक तीन मेजर स्पीशीज हैं कार्प्स की, डेट इंक्लूड सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प. ठीक है, तो 6 स्पीशीज हैं टोटल कार्प्स की, जो कि एक्वाकल्चर में बहुत ज्यादा इनके प्रोडक्शन है. एंड कार्प्स आर द मेजर प्रोड्यूसर इन एक्वाकल्चर एंड इट provide a major portion of protein to people, and it is highly cultured in aquaculture. Here we will discuss about all the major carps one by one, their special features, their habituation, habitation क्या है, feeding habit क्या है, how they can produce and how much offsprings they can produce, and what is the breeding season of that particular species. सबसे पहले हम कैटला की बात करते हैं. Here you can see on the screen is a catla. Catla is present in a tropical freshwater area, and you know best what is the tropical area. Actually, tropical is that area which contain high sunlight and where is the temperature and high. और ये जो एरिया है ट्रॉपिकल, ये इक्वेटर के साथ वाला जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है. ठीक है, और इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा और जापान में कैटला की बहुत ज्यादा जो है वो स्पीशीज प्रेजेंट है. इसके बाद अगर हम रहू की बात करें, रहू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर एरिया एंड इट इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड जापान. ठीक है, और उसके बाद मैरीगेला है. हियर यू कैन सी इज अ रहू एंड हियर यू कैन सी अ मैरीगेला. Marigella is also a freshwater species, and it is also, its distribution is the same as the other species like Katla and Rahu, and it include India, Burma, Japan. What are the special features? How you can recognize that particular species on the physical features? Actually, Katla have a head large, very conspicuous head. It means conspicuous का मतलब होता है कि जो कि वाजिया है, यानी कि आप जो जाहिरी तौर पे आप बिल्कुल उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. उस हेड, उसको हम कहते हैं ये कंस्पिकुअस है. माउथ अप टर्न्ड, यानी कि ऊपर की तरफ इसका माउथ होता है, एज यू कैन सी हियर ऑन द डायग्राम. देन बॉडी इसकी ग्रीनिश होती है और डॉर्सल बिग हेड इसका. अगेन वही बात है, रहू जो है इसका हेड एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज इज स्मॉल, एज यू कैन सी हियर. इसके बाद इसका जो लिप है वो लोअर लिप है. ठीक है, और इसका माउथ जो है वो टर्मिनल है. देन इफ वी टॉक अबाउट द मैरीगेला, माउथ इज टर्मिनल, यानी कि बिल्कुल एज पे है. बॉडी इसकी सिल्वर टाइप है, एज यू कैन सी, एंड हेड इज फ्लैट एंड अपर जॉ इज फ्रिंज. ठीक है, and if we talk about where that particular species in that pound are in aquarium, are in cage, are in pond raceway system, where these species actually inhabit. Catla is present on the surface and this species is a surface feeder. ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप फीड को पॉन्ड के अंदर या रेसवे के अंदर या जहाँ पे भी आपने अपनी फिश को कल्चर किया है वहां पे फीड आप ऐड कर देते हैं, तो ये फिश जो है वो सरफेस पे आके उसको फीड करना स्टार्ट कर देती है. जबकि जो रहू है इट इज अ कॉलम फीडर एंड मैरीगेला इज अ बॉटम फीडर. ठीक है, अब जो इसकी फीडिंग हैबिट है वो क्या है. कैटला जो है ये जू प्लांक्टन्स पे फीड करती है. जू प्लांक्टन्स, actually planktons are small drifting organisms, and if we talk about the zooplanktons, it will
animal that are small drifting, and rahu is feed on algae and on other plant. You can say it feed on phytoplanktons. And marigalla is omnivorous that can feed on plant as well on other organisms. How we can say when a fish is get matured and it is able to produce reproduce new offsprings. तो अगर हम कैटला की बात करें तो कैटला की मेजोरिटी जो मेच्योर इसकी जो स्टेज है वो है आफ्टर 2 year. और रहू जो है इट इज ऑल्सो 2 year, एंड मैरीगेला ऑल्सो हैव द सेम पीरियड व्हेन ऑल द फिशेस गेट मेच्योर. फेकेंडिटी एक्चुअली स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि फुल पोटेंशियल कितना है किसी ऑफस्प्रिंग का, किसी स्पीशी का ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का. ठीक है, तो फेकेंडिटी रेट का मतलब होता है कितना पोटेंशियल है कि वो कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है. तो कैटला जो है ये ऑलमोस्ट 2 लाख से 4.2 लाख इसका जो है पोटेंशियल है कि इट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स एंड इट कैन ले एग्स. रहू जो है वो 2 to 5 लाख है, और मैरीगेला जो है इट ऑल्सो कंटेन 2 to 4 lakhs. एक साल के बाद इसकी जो ग्रोथ है वो 1 से 1.25 kg और इन सेंस ऑफ वेट, एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स लेंथ इट गोज अबाउट 45 centimeter. And if we talk about rahu, its weight is about 0.7 kg to 1 kg, and its length is 35 to 45 centimeter. And marigella, in 1 year its weight grown up to 1 kg and its length about 40 centimeter. And what is the best season of its breeding? Catla reproduce mostly in June to August or September, but rahu also reproduce in the same month. Actually all the species have the same breeding season when they can produce, and the major season for its reproduction is June to August. Then next, exotic species that we have discussed. There are 3 exotic carps. First here on the screen is silver carp, then second one is grass carp, and the third one is common carp. Silver carp, distribution of silver carp is in China, India, Thailand, Malaysia, Japan, Sri Lanka, Burma, Pakistan, Nepal, Hong Kong, Philippines. And all the species share the common origin, and all the species present in the common origin. Then silver carp was introduced in 1959, and grass carp was introduced in 1959 as the same year as the silver carp, and common carp was introduced for the culture in 1939. What are the special feature, how you can recognize that particular species on the when you see that species? Actually silver carp, as you can see, it's a silvery appearance, then mouth is upturned. Here in the picture you can clearly see its mouth is turned up. And grass carp is snout rounded, scale medium size, and body light greenish color. And when we talk about the common carp, scales are large, mouth is terminal, 2 pairs barbels, and dorsal long tail is also present here. When we talk about the feeding habit of that particular species, silver carp is a phytoplankton, grass carp is a herbivore. As the name indicate that it is a grass carp, it means it feed on the grass or it feed on other planktons that include phytoplanktons. Then common carp is omnivorous, and when these species get matured, silver carp is get mature after at the end of 2 year, and grass carp also mature after 2 years. But common carp maturity stage is very high, and this species mature after 6 months, and fecundity rate is silver carp can produce offsprings about 1.5 to 1.8 lakh per kg, grass carp 1.5 to 3 lakhs, and common carp 1.5 to 1.8 lakh. And in 1 year, the growth is
actually very high. About 1.5 to 2 kg of silver carp can grown into weight, and grass carp can grown up to 7 kg, and common carp can grown up to 1 to 1.5 kg. And the best breeding season for these carp is about March to August. Here, you can say types of the pond where you can culture your species and how much the area you should have that for that particular species. For nursery pond, nursery phases refers to grading of 3 to 4 days old spawn. इट मीन्स व्हेन द एग जब अंडे से बच्चा निकलता है, तो उसके बाद उसकी स्पाविंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसमें आपने क्या करना है कि और ये जो पीरियड है वो 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है, और ये 15 to 20 days तक रहेगा फॉर मेजर कार्ब्स, एंड फॉर मीडियम कार्ब इट विल एंड टू 20 to 25 days, ठीक है. A point is this कि how much area you need to culture that particular species. The area of pond for nursery pond should be 0.02 to 0.1 hectare, and the size with the average depth should be 1 to 1.5 meter is preferred for carp nursery, and we are talking about nursery pond, okay. And it start from 3 to 4 days till 15 to 20 days, or till 20 to 25 days for nursery pond. Then as you can see, there are major weeds are present on that particular pond or on that particular area where you culture the fish, and how you can control that weeds that hinder your fish production, and that can damage your stock actually. There are different aquatic weeds that you can control: aquatic weeds, floating weeds, submerged weed, marginal weeds, and these weeds can be controlled by three different methods. First one is manual or mechanical, the second one is chemical, and the third one is biological. The first one is manual or mechanical method. Here are the some names of the weed like Acornia and all that weeds, name of the weed. Here you can see here is a pond in which you stock your fish, and these ponds are full with the algae or all that weeds. अब इसका एक्चुअली नुकसान क्या होता है कि अगर ये सारी वीड्स आपके पॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसकी वजह से जो सनलाइट है, एक तो सनलाइट ये सारी वीड्स जो हैं वो, क्योंकि दीज आर फोटोसिंथेटिक, they can do photosynthesis by capturing the sunlight and carbon dioxide from the atmosphere. तो जब ये एटमॉस्फेयर से इन सब चीजों को कैप्चर कर लेता है, तो जब नीचे वाली जो भी क्रिएचर है, जैसे कि आपने यहाँ पे फिश को कल्चर किया है, तो वहां तक ये ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता, और ना ही ये लाइट को नीचे पेनिट्रेट करने देता है. अल्टीमेटली जो आपकी फिश का स्टॉक है वो खत्म हो जाता है. तो कल्चर जब आपने किया तो आपको इन सब चीजों को रिमूव करना है वहां से, और मैनुअल तरीका ये है कि आप इन वीड्स को खत्म कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग विद द रोप. The second one is submerged weed. Here are the some names of the weeds, najas, and all that weeds, which are the submerged weed, and you can control by racks and hooks. These are the weeds. If you can see on your pond or in your culture area, you can control it by manually, by using chemicals, or by using biological methods. Here, here are some chemicals that we are going to discuss how you can control the weed production on your pond. You can use 2 to 4 phenoxyacetic acid, और ये आपने कितना इस्तेमाल करना है, 6 to 10 kg आप 1 हेक्टेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. और इसके साथ अगर आपने अमोनिया को यूज करना है वीड को खत्म करने के लिए, तो यू कैन यूज 10 to 15 ppm पर हेक्टेयर अमोनिया. बट ऑलवेज कीप इन माइंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर मतलब कि अगर हम ज्यादा अमोनिया इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम ज्यादा 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्साइएसिटिक एसिड का इस्तेमाल करें, तो हो सकता है हमारा पॉन्ड बिल्कुल क्लियर हो जाए, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये आपके पॉन्ड को नुकसान भी पहुंचा सकता है. देयर आर सम बायोलॉजिकल मेथड व्हिच कैन क्लियर योर पॉन्ड, एंड बायोलॉजिकल मेथड यू आर फेमिलियर विद इट, कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल
लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही उस पॉन्ड के अंदर हमने रिलीज करना है, जिसकी वजह से आपकी वीट भी खत्म हो जाएगी और उस पॉन्ड में जो है वो केमिकल्स वगैरह भी ऐड नहीं होंगे. हियर आर सम प्रीडेटरी फिशेस दैट यू कैन रिलीज ऑन योर पॉन्ड. क्योंकि ये जो फिश है ये नेचुरली उन वीड्स के ऊपर फीड करती हैं, तो वो उस वीड को क्लियर कर देंगी और आपके पॉन्ड को भी जो है वो क्लीन हो जाएगा और उससे आपका जो पॉन्ड है वो क्लियर हो जाएगा. देन इंसेक्ट कंट्रोल. अगर आपके पॉन्ड में इंसेक्ट हैं तो आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हियर इज द कंट्रोल मेथड इज अ सोप ऑयल इमल्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और ऑयल सोप ऑयल इमल्शन आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 हेक्टर में आप 18 kg सोप ऑयल इमल्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जितने भी इंसेक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे के सारे जो इंसेक्ट हैं इनका पॉन्ड के ऊपर अटैक होते हैं. इसकी वजह से आपके पॉन्ड का वाटर पोल्यूटेड हो सकता है, इवन कि आपके जो फिश का स्टॉक है वो भी खत्म हो सकता है, उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकती हैं. तो अगर आप ये उस पर रिलीज कर देंगे, आप सोप ऑयल इमल्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से जो इंसेक्ट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और आपका स्टॉक जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा. कुछ फार्मर्स जो है वो लाइमिंग भी करते हैं अपने पॉन्ड स्टॉक करने से पहले. बट व्हाट इज द करेक्ट प्रोपोर्शन, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो दैट वी शुड ऐड इन द पॉन्ड फॉर लाइमिंग? इट इज अबाउट 200 kg per hectare is generally spread on the bottom and 15 days before stocking in the pond. ठीक है. और ये एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है. डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि we are removing the germs from the non-living surface and it provide the calcium element actually. So now we will talk about how much area we need to stock that particular species और एक एरिया के अंदर हम कितनी फिश के स्टॉक को रख सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, पॉन्ड फर्टिलाइजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पॉन्ड फर्टिलाइजर ऑटोट्रॉफिक है और हेटेरोट्रॉफिक प्रोडक्शन है. कैटल डंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट again everything excess of everything is bad. You cannot blindly use the large amount of cattle dung in that particular pond. आप इस्तेमाल कर सकते हैं, but it should be measured in quantity. कटल डंक आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 10 to 20 टन पर हेक्टर पर ईयर. एक साल में सिर्फ आप 10 to 20 टन इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर पोल्ट्री ड्रॉपिंग है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक साल में सिर्फ और सिर्फ आप 4 से 8 हेक्टर ही 4 से 8 टन इस्तेमाल कर सकते हैं पर हेक्टर पर ईयर. यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं और यूरिया 100 kg पर हेक्टर पर ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. एंड ऑल दैट quantity should be measured before you are using the fish in your pond and before you culture the fish in that particular pond. Then water quality is very sensitive. Water quality should be measured. Quality pH जो आपके water की है, it should be 7.5 to 8.3. It is the optimum pH in which your fish will grow in high number, and temperature should be 27 to 32 and it is the optimum temperature. Again optimum temperature का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो फिश है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ शो करेगी. ठीक है. टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हर स्पीशी का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. कुछ स्पीशीज कोल्ड वाटर में रहती हैं, कुछ जो है वो वार्म वाटर में रहती हैं. ठीक है. कुछ टेम्परेट वाटर में रहती हैं. तो हर स्पीशी की आपको मेक श्योर करना है कि आप किस टाइप की स्पीशी को कल्चर करना चाह रहे हैं और उसी के हिसाब से आपने टेम्परेचर को एडजस्ट करना है. ठीक है. अल्कलिनिटी कितनी होनी चाहिए? 80 to 120 mg होनी चाहिए. फास्फोरस शुड बी 0.2 to 0.3 mg per liter and inorganic nitrogen should be 0.15 to 1 mg per liter. And all the water quality parameters should be measured before you stock the fish in that particular pond or in a raceway or in cage or in aquarium. Now we will talk about the seed stock in nursery pond. तो आप कितना स्टॉक कर सकते हैं? आप 1 हेक्टर के अंदर जो नर्सरी अर्दन पॉन्ड है उसमें 3 to 5 million spawn रख सकते हैं पर हेक्टर और डेंसिटी शुड बी
इंक्रीज्ड अप टू 10 मिलियन पर हेक्टेयर विद बेटर मैनेजमेंट। लेकिन अगर मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है तो आप 3 to 5 की बजाय आप 10 मिलियन पर हेक्टेयर भी उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है। सर्वाइवल रेट शुड बी इट सर्वाइवल रेट जो इसका है वो 30 to 40% ऑफ फ्राई इज अचीव्ड इन अर्दन पॉन्ड एंड हायर सर्वाइवल रेट can be achieved in concrete nursery pond in 15 to 20 days। क्योंकि जब हैचिंग होती है तो उसके बाद फिंगरलिंग्स बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि है ही वो फिंगरलिंग्स, तो इसलिए उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई होता है। तो अगर आपकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, बेटर मैनेजमेंट है, तो उसकी मोर्टेलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है और उसके सर्वाइवल के चांसेस को आप इन्हांस कर सकते हैं। अब आपने फूड क्या देनी है कि जब उसकी हैचिंग के बाद आप फूड क्या उसको प्रोवाइड करेंगे। ग्राउंड नट ऑयल केक और राइस ब्रैन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों ही 1:1 के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। इट मीन्स ग्राउंड नट एंड राइस ब्रैन शुड बी एडेड इन इक्वल अमाउंट फॉर ऑल द मेजर कार्ब्स। ड्राई फीड मिक्सचर नॉर्मली हम सप्लाई करते हैं नर्सरी के लिए, और 400,000 ऑफ इनिशियल स्पॉन बायोमास, जितना भी आपका बायोमास है उसके हिसाब से आपने उसको ऐड करना है। और इसके अलावा आप 12 kg पर मिलियन पर डे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इनिशियल बायोमास के हिसाब से। देन हार्वेस्टिंग ऑफ फ्राई जो है आप कब कर सकते हैं। ज्यादातर आप कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में इसको ट्राई करें या इवनिंग में ट्राई करें जब टेम्परेचर जो है वो कम हो। और आप हार्वेस्टिंग कब करें, जब इसका साइज जो है वो 25 mm या फिर 2 से 3 ग्राम तक पहुंच जाए। ठीक है। rearing pound of fingerling of production, fry of carp are stocked into rearing pound to raised further fry to fingerling for 2 to 3 months। और इस जहाँ पे आपने इसको रेयर करना है उस पाउंड का जो साइज है वो 0.05 टू 0.2 हेक्टेयर पर एरिया होना चाहिए, और इसकी डेप्थ 1.2 to 1.5 मीटर होनी चाहिए। और स्टॉकिंग कितनी करनी चाहिए आपको, 1 हेक्टेयर में आप 0.2 से 0.3 मिलियन फ्राई रख सकते हैं 1 हेक्टेयर में। Then supplementary feed is provided 32 kg of initial biomass for the first month। और उसके बाद जो है आप 2 माह तक उसको 25 kg अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग बायोमास इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने ये जो फीड है वो 2 टाइम इसको प्रोवाइड करनी है, एक सुबह और एक शाम। मॉर्निंग एंड इवनिंग फूड विल बी प्रोवाइडेड टू द दैट पर्टिकुलर फिश, and it include mustard oil cake, wheat bran and rice bran। हार्वेस्टिंग ऑफ फिंगरलिंग्स, आप फिंगरलिंग्स की आपने हार्वेस्टिंग कब करनी है, अगेन आप इसकी हार्वेस्टिंग 2 से 3 माह के बाद इसकी हार्वेस्टिंग करें जब उसका साइज जो है वो 80 से 100 mm तक पहुंच जाए। और ये भी आपने कोशिश करनी है कि आप इसकी हार्वेस्टिंग तब करें जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बहुत कम हो। ठीक है। और इस अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो इसके सर्वाइवल जो है वो 60 to 70% तक आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। Grow culture of carp. These ponds are large in size, ranging from 0.04 to 10 hectare in area, with 1 to 4 meter depth, different regions of country। और साइज इसका कितना होता है 0.4 to 1 हेक्टेयर विद 2 to 3 मीटर वाटर डेप्थ। पॉन्ड प्रिपरेशन आपने करनी है तो सेम वैसे ही आपने पॉन्ड प्रिपरेशन करनी है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि उसमें वीड नहीं होनी चाहिए, उसमें आपने लाइमिंग करनी है। कितनी लाइमिंग करनी है आपने, अगर इंसेक्ट है तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, और कितनी आपने स्टॉकिंग करनी है, आपको 1 हेक्टेयर में कितनी करनी है, और आपको फीड क्या देनी है। ये सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की हैं वो सारी ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। अब स्टॉकिंग कैसे करनी है और इसकी स्टॉकिंग आपने कितनी करनी है। जनरली आप 5,000 से 10,000 फिंगरलिंग 1 हेक्टेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं पौंड के लिए, कार्ब्स के लिए। ठीक है। और ये पॉलीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। पॉलीकल्चर का मतलब है कि जहाँ पे आप डिफरेंट स्पीशीज को कल्चर कर रहे हैं, ये पॉलीकल्चर होता है। और मोनोकल्चर का मतलब होता है जहाँ पे आप सिंगल स्पीशीज को कल्चर कर रहे हैं। प्रोडक्शन टारगेट जो है वो 3 to 5 टन है पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है। और डेंसिटी
15,000 to 25,000 पर हेक्टेयर फॉर टारगेट प्रोडक्शन। अगर एक साल में मतलब आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको डेंसिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं, और 10 टू 15 टन पर ईयर पर ईयर आप ले सकते हैं। और सरफेस फीडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वाटर फीडर आप ऐड कर सकते हैं, और बॉटम फीडर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपने डेंसिटी को इंक्रीज करना है। आप एक ही तरह की स्पीशीज को ऐड करके थोड़ा वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप डिफरेंट टाइप की स्पीशीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी और स्टॉकिंग नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। देन सप्लीमेंट्री फीड फॉर mature fish is you can provide the fish to rice bran mustard oil cake, and again it should be 1:1, and 4% of fish biomass। आप ज्यादातर जनरली हम 3 to 4% ही इस्तेमाल करते हैं उसके बॉडी वेट के हिसाब से। आपने पहले फिश का वेट करना है, फिश का कितना वेट है उसके 2% या 3 to 4% के हिसाब से आपने डेली उसको फीड देनी है, ठीक है। और रफली आपने 4 kg फीड पर डे इनिशियली देनी है, और ग्रेजुअली आपने इसको इंक्रीज करते जाना है। और 8,000 फिशेस आपने स्टॉक करनी है 1 हेक्टेयर पाउंड में, और उसकी फीड जो है वो उसकी हम बात करें। देन हियर इज हार्वेस्टिंग। जनरली कार्प जो है वो हार्वेस्ट की जाती हैं 1 साल के बाद, जब उसका साइज जो है वो 1 kg तक पहुंच जाता है। और हार्वेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हम कब करते हैं कि पूरे पॉन्ड को हमने ड्रेन कर लेना है, यानी कि ऑल द species, all the fish should be removed from that particular pond, और उसके बाद आपने उस पॉन्ड को दोबारा से रेडी करना फॉर नेक्स्ट सीजन, ठीक है। तो इंडियन मेजर कार्प्स की ब्रीडिंग जो है वो कब होती है? 80% जो फ्रेश वाटर फार्मिंग है वो कार्प से होती है, और इंडियन मेजर कार्प्स लाइक कैटला, लेब्यू, मैरीगाला, इसकी आपने जो है ये भी आप ऐसे ही यहाँ पे स्टॉक करके इसकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है वो बाइसेक्चुअल है, सेक्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। हियर इज द मेल, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने अगर ब्रीडिंग करवानी है तो ब्रीडिंग सीजन में हम उस स्पीशी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। मेल जो है उसका पेक्टोरल फिन रफली डॉर्सल होता है, लॉन्ग होता है फीमेल से, बेली इसकी स्वेल नहीं होती। जबकि फीमेल की अगर हम बात करें तो डॉर्सल साइड उसकी जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, रेडिश होती है, स्वेल होती है, बॉडी सॉफ्ट होती है और बल्गिंग होती है। तो ये उसके फीचर्स हैं जो कि हम सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है फॉर द अट्रैक्शन ऑफ फीमेल। उसकी जो उसकी जो साइज इस तरह से उसकी अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। एंड दैट ऑल अबाउट द rearing and production of carp, and here is the references book you can read, if you want to read in detail you can check all that books। I hope आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा।